जो उसमें उन्होंने ये चीज मेंशन की है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो क्या होगा, ठीक है। उसको हम देखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और स्ट्रेंथ भी उसके ओवरऑल कांस्टेंट ही है हर पॉइंट्स पे। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होती है, वो फोर्स होती है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। उसका फार्मूला सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। जो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है एफ एम, एम मींस मैग्नेटिक, इज इक्वल टू क्यू इनटू वी क्रॉस बी, ठीक है। ये वी वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हम फाइंड कर सकते हैं, और फोर्स की जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल से फाइंड होगी। राइट हैंड रूल अप्लाई होगा बी क्रॉस बी पे, ठीक है। तो इसमें कुछ केसेस हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड हम देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्यू बी बी साथ साइन थीटा आएगा, ठीक है। जब ये क्रॉस होगा तो साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो यूज किया जाएगा। इसका मतलब है कि सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा चार्ज पार्टिकल पर एक्ट होगी। पार्टिकल का चार्ज होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन आएगा मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, प्रोटॉन आएगा मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, एटम आएगा उस पूरे एटम पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है। एक न्यूट्रॉन आता है, न्यूट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड में आएगा उस पर भी कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी। तो सबसे पहली कंडीशन ये है मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई होने की, फर्स्ट कंडीशन है कि पार्टिकल पर चार्ज होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज है वी। वी क्या है? वेलोसिटी। इसका मतलब है चार्ज पार्टिकल का मूव करना जरूरी है। अगर एक चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट है, ठीक है, आप उसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो कभी भी मूव नहीं करेगा, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स के अप्लाई होने के लिए चार्ज का होना भी जरूरी है, उसके बाद वी वेलोसिटी का होना जरूरी है, वो मोशन में होना चाहिए, और तीसरी चीज है बी, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का होना भी जरूरी है। ये तीन चीजें जरूरी हैं। उसके बाद हम साइन थीटा की तरफ आते हैं। ये सारी चीजें जरा गौर से समझ लीजिएगा। चार्ज का होना जरूरी है, मोशन भी जरूरी है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल या ऑब्जेक्ट पे लगती कैसे है, एक्सर्ट कैसे होती है। जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उसकी वो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, ये बी में जब आएगा, एक उसकी मैग्नेटिक फील्ड अपनी और एक ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स एक्सर्ट होगी और वो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कहलाएगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स एक चार्ज पार्टिकल पर एक्ट होने के लिए चार्ज का होना भी जरूरी है, उसकी मोशन भी जरूरी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी जरूरी है। ये तीन चीजें यहां तक होगी। उसके बाद साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पर ये शो करता है, आपने ये देखना है, इसलिए मैं ऑरली बोल रहा हूँ, ये सिर्फ आपने गौर करना है इन पर। जो इलेक्ट्रिक फोर्स थी वो थी QE, F इज इक्वल टू QE। इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो फोर्स एक्सर्ट करनी है वो QE थी, उसमें कोई कॉज कोई साइन नहीं था। इसका मतलब है कि वो एंगल डिपेंडेंट नहीं है। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी एंगल से एंटर होगा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर लाजमी एक्सर्ट होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स उसको या एक्सेलरेट करवाएगी या डिसेलरेट करवाएगी, उसकी डायरेक्शन चेंज करेगी, कुछ भी कर सकती है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के केस में साइन थीटा का जो फैक्टर है ये बताता है कि हम एक चार्ज पार्टिकल को किसी भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करें, जरूरी नहीं है कि उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करे, ठीक है। तो आइए कुछ केसेस हम देखते हैं। तो साइन थीटा के साथ हम कुछ केसेस बनाते हैं। पहला केस है 0 डिग्री। ये जो एंगल है ना, ये बी और बी के दरमियान है, ठीक है।
अगर थीटा 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मतलब है चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है। यानी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर आप चार्ज पार्टिकल को मूव करवा दोगे, ठीक है, तो फोर्स जो है साइन 0 पे 0 होता है, तो फोर्स उस पे 0 होगी, इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स उस पे एक्ट नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी लेकिन मैग्नेटिक फोर्स उस पे एक्ट नहीं करेगी। सेकंड केस है अगर थीटा 180 डिग्री हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर एग्जांपल चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ इधर है साउथ इधर है, तो साइन 180 भी 0 होता है, तब भी जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो 0 होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में यहां से कंपैरिजन भी आप खुद करेंगे, उसमें एंगल की जरूरत नहीं है, किसी भी एंगल पे जाएगा, सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, ऑपोजिट में डिसेलरेट होगा, चार्ज के साइन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर चार्ज पार्टिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो, पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा तो कोई मैग्नेटिक फोर्स उस पे एक्ट नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद ये दो केसेस हैं जब मैग्नेटिक फोर्स 0 है। उसके बाद अगर चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर एंगल हो, ये हमारा कंसर्न है, ठीक है। कंसर्न का मतलब है आपके कोर्स में ये चीज है, 90 डिग्री को कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के केस में मतलब मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जांपल इस तरह है, ठीक है, इस तरह का मतलब है या इनटू द पेज है या आउट ऑफ द पेज है, कोई एक काम होगा, ठीक है। ये अपवर्ड नहीं मैं कह रहा, ये इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज है, और चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में, दोनों 90 डिग्री sin 91। तो इस केस में जो फोर्स होगी वो होगी QVB, और ये फोर्स होगी मैक्सिमम फोर्स, यानी कि sin 90 डिग्री पर जब एक चार्ज पार्टिकल एंटर होगा तो उस पर एक मैक्सिमम फोर्स जो है वो एक्सर्ट होगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक हो गया। इसका मतलब है एंगल 0 से ज्यादा हो, ठीक है, और 90 डिग्री से लेस हो, जैसे एंगल 0 डिग्री से ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, 90 डिग्री के बाद वो मैग्नेटिक फोर्स कम होते होते 180 डिग्री पर 0 आ जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम इसके एक दो केसेस डिस्कस कर लिए, कुछ डायरेक्शन का मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे, बातें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, फिर आगे हम चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्रॉस है, ठीक है, क्रॉस का मतलब है इनटू द पेज। मैं आपको डायरेक्शन समझाने लगा। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल जो है इस डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बतानी है किस तरफ हो, ठीक है। ये मैं खुद आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका, इसको कैसे हमने फाइंड करना है, तो आगे एक एमसीक्यू दूंगा, उनसे आपको ये चीजें सारी क्लियर हो जाएगी। यहाँ से हमने एक दो इसके अंदर रिलेशन और भी देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जब ये एंटर होगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ये वाली, ठीक है, और ये वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आके एंटर हो रहा है। अब v क्रॉस भी अप्लाई कैसे करना है, देखें ये मैग्नेटिक फील्ड है, आप देख लें ये टेल है, ये जो जहां पे ये है ना इसका लीड ढक्कन है ये वाला, ठीक है, ये है इसका हेड, ठीक है। इसी तरह ये टेल है, ये हेड है। आपने क्या करना है, दो आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल है, आपने दोनों की टेल्स को मिलाना है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है, चार्ज पार्टिकल इस तरह आ रहा है, ठीक है, आपने दोनों की टेल्स को मिलाना है। टेल्स को मिला लिया, चार्ज पार्टिकल इस तरह आ रहा है, ठीक है, इस तरह आ रहा होता है घूम कर देंगे उसको। और जो राइट हैंड है इस पे आप वो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको राइट हैंड बताऊंगा। राइट हैंड आपने V क्रॉस B है ना, तो पहला जो है ना लेफ्ट साइड पे ये वाला, यहाँ पर आपने राइट हैंड रखना है। ये जो ब्लैक मार्कर है V को डिनोट करता है, मैं राइट हैंड रखूंगा V पे, इनके दरमियान एंगल बन रहा है थीटा, ये एंगल है, ठीक है। जब मैं V से B पर अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगा,
ठीक है, जब फिंगर्स को कर्ल की, ये जो इरेक्टेड थंब है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को डिनोट करेगा। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि जब एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस में है यानी इनटू द पेज है, तो आप B क्रॉस B करेंगे तो B क्रॉस B का मतलब है इस पर एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट होगा। ठीक है, जब इस पर अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट होगी, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा हर पॉइंट पर अपवर्ड फोर्स इस पर लगती जाएगी और इसके जो चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड में जो ट्रैजेक्टरी है वो सर्कुलर होगी। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ठीक है, यानी कि यहां से अपवर्ड लगेगी, हर पॉइंट पे अपवर्ड फोर्स लगती जाएगी और वो फोर्सेस के रिफ्लेक्ट होता होता एक सर्कुलर ट्रैजेक्टरी बनाएगा। यानी मैं यहां पे लिख देता हूं, इसकी जो ट्रैजेक्टरी है इस केस में सर्कल होगी। ठीक है, और इस केस में पार्टिकल सिंपल लीनियर मोशन शो करेगा। ठीक है, इसमें भी लीनियर शो करेगा, इसमें सर्कल होगी, सर्कुलर पाथ होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो देखें ये सर्कल एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा। ये सब चीजें आपने खुद ऑब्जर्व करनी। अच्छा जी, तो बच्चों ये सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाएगा अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है। मैंने आपसे कल भी बात की थी, ये डायरेक्शन चेंज कर दें या ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दें, फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको जब डायरेक्शन फाइंड करनी आती है तो आप ये देख सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल कौन सा सर्कल बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करके बना रहा है, क्लॉकवाइज मूव करके बना रहा है। अगर ये जो फार्मूला है अप्लाई होता है पॉजिटिव चार्ज पर, अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में आता है। ठीक है, तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना है, सिंपल आपने यही करना है, बी क्रॉस बी, अपवर्ड आ गया, आपने बी क्रॉस बी ही करना है। ठीक है, ये v है जिस वेलोसिटी से वो आ रहा है v, और ये बी क्रॉस बी अपवर्ड। ये जो अपवर्ड डायरेक्शन है इस केस में ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो ये डायरेक्शन आपने डाउनवर्ड कर देना। सिर्फ आपने क्या करना है कि v क्रॉस b पॉजिटिव चार्ज के लिए अप्लाई करना है, अगर वो चार्ज नेगेटिव है तो उसको आपने फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल 180 पे डाउनवर्ड कर देनी। इसका मतलब इसी एक कंडीशन में इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका जो सर्कल बनेगा वो क्लॉकवाइज सर्कल बनेगा। ठीक है, और सर्कल दोनों का डिफरेंट होगा, वो भी अभी हम स्टडी करेंगे कि किसका सर्कल बड़ा होगा किसका सर्कल छोटा होगा, ये सब चीजें भी हम डिस्कस करते हैं। तो बात ये थी कि सर्कल बनाएगा, सर्कल बनाएगा, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फोर्स उसको डिफ्लेक्ट कर रही है, डिफ्लेक्ट कर कर करके उसको सर्कल में मूव करवा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स जो है QVB जो है इस चार्ज पार्टिकल को एक ऐसी फोर्स प्रोवाइड करती है जिससे इस सर्कल में मूव करता है। ठीक है, और इस सर्कल में जो मूव करती है फोर्स, इसका मतलब है कि ये सर्कल में जो फोर्स इसको मिल रही है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगी जिसे सर्कल में मूव करेगा। V से कैंसिल, तो यहां पर आ जाएगा R इज इक्वल टू mv/qb। ठीक है, अब यहां से आप लोग देखें ये R इसका रेडियस है, सर्कल का रेडियस है, R जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, mv मोमेंटम है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहां से आपको पता चल सकता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में किसका सर्कल जो है वो ज्यादा बड़ा होगा, जिसका मास ज्यादा है उसका सर्कल बड़ा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का सर्कल होगा, ये प्रोटॉन का सर्कल होगा, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो उसका रेडियस जो है वो ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है यहाँ से आप देख सकते हैं कि मोमेंटम और उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ किसका सर्कल बड़ा है किसका सर्कल छोटा है, ये सब इंफॉर्मेशन
उसके बाद कौन सा क्लॉकवाइज मूव करेगा, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ये सब आपको इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि मैग्नेटिक फोर्स, इसका मतलब है चार्ज पार्टिकल पर परपेंडिकुलर एक्ट करती है। चार्ज पार्टिकल अगर पैरेलल होगा तो मैग्नेटिक फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगी। इन बिटवीन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर होगा, वो हेलिकल पाथ बनाएगा। वो हमारे कोर्स में इस वक्त नहीं है, उसको मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा, ठीक है। इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पर उस वक्त मैक्सिमम एक्सर्ट होती है जब वो परपेंडिकुलर हो। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स की हमने कुछ चीजें स्टडी की थी वो सारी की सारी यहाँ पर अप्लाई होंगी। मैं ऑरली बोलूंगा। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो है चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, ठीक है, उसके मोमेंटम को चेंज कर सकती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकती, उसकी स्पीड को चेंज नहीं कर सकती। इसकी वजह से जो वर्क डन है वो जीरो है। जो चीजें आपने सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए पढ़ी थी वो मैग्नेटिक फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी वही है। मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद है वर्क डन वगैरह, वो किस चीज को चेंज कर सकती है, किस चीज को चेंज नहीं कर सकती। इसका मतलब है चार्ज पार्टिकल अगर 90 डिग्री पर आ रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगी, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगी। और काइनेटिक एनर्जी उसकी सेम रहेगी, और उसके बाद उसका मोमेंटम चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, और वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा, सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। ये सब बातें थी। और इसमें एक एमसीक्यू मैं आप लोगों से पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये आपने कौन सा रूल बताया, राइट हैंड का, राइट हैंड ग्रिप रूल बताया आपने मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के हाँ लिए, हाँ मतलब वही उसको राइट हैंड determine रूल करने जो, हाँ जो क्रॉस प्रोडक्ट बने के लिए। आप सर लोग अप्लाई करते हैं। ये यहाँ पे असल में सर राइट हैंड पाम रूल के जरिए अगर हम डायरेक्शन करें यस सर। तो वो ज्यादा आसान नहीं होगी? मैंने आपसे कहा था आप कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आप कोई भी रूल अप्लाई कर ले। मैंने आपको सिर्फ एक समझाया था राइट हैंड से डायरेक्शन बताने के लिए, आप कोई भी यूज कर ले, कोई मसला नहीं है उसमें। ऐसा मैंने आपसे पहले कहा था, कोई ऐसी बात नहीं, आप कोई भी रूल यूज कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ एक बताया। ये सर मैं कह रहा था कि वो इजी रहना था, मतलब राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, जिसने उसको यूज करना है वो वाला यूज कर लें, वो ऐसा उसमें तो नहीं प्रॉब्लम, उसमें ऐसा क्या है। सर ये आपने अभी क्या बताया कि मैग्नेटिक हो फोर्स जाएगा ना, चेंज स्पीड को करेगी या वेलोसिटी को करेगी? एक मिनट रहेगा। पाम रूल मैं बता देता हूँ कि ये पाम रूल है। फॉर एग्जांपल ये जो फील्ड लाइन, ये जो मेरी उंगलियां हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेंगी। जो थंब है ये वेलोसिटी को शो करेगा, और पाम जो फोर्स को शो करेगी। आप इसे कर जी लें, सर। वो तो एक ही जी चीज है, वो आपको जो इजी लगता है कर लें, उसमें तो ऐसा कोई मसला नहीं है। सर ये जो आपने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या चेंज कर सकते हैं, ये पॉइंट फिर बता दें एक बार। ये पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। सर जो आपने पॉजिटिव चार्ज के लिए बताया कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, सर अगर नेगेटिव हो तो वो क्लॉकवाइज मूव करेगा? हाँ जी, एक चीज ये है कि वो क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन मैंने साथ ये भी बात बताई थी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाए या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए, डॉट हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी फौरी, ठीक है। सिर्फ ये याद रखना है आपने कि बी क्रॉस बी आपने अप्लाई करना है पॉजिटिव पर, ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की डायरेक्शन सिर्फ आपने चेंज कर देनी। सर अगर ये इनटू द पेज हो जाए तो ये पॉजिटिव मतलब फिर क्लॉकवाइज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज? नहीं, ये इनटू द पेज ही है ना, आउट ऑफ द पेज अगर हो जाए। यस सर, आउट ऑफ द पेज हो जाए फिर ये क्लॉकवाइज हो जाएगा? बिल्कुल चेंज हो जाएगा, वो इस तरह हो जाएगा ना, अभी इस तरह है पर फिर इस तरह हो जाएगी, ठीक है, यानी कि फिर इस तरह हो जाएगी, ये बी क्रॉस बी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे रखेंगे राइट हैंड को बी क्रॉस बी, पॉजिटिव चार्ज डाउनवर्ड होगा यानी कि क्लॉकवाइज, और नेगेटिव चार्ज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीजें आपने याद रखनी है कि जैसे ही इनकी डायरेक्शन चेंज होगी और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज, फौरी तौर पर मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी। यस सर। और सर जो फर्स्ट केस है सर, मतलब जहाँ पे थीटा 0 किया है और फिर फोर्स 0 हो गई है सर, लीनियर मोशन का आपने बताया है सर, यहाँ पे फिर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है ये तो चेंज नहीं होगी सर, ये तो 0 नहीं होगी ना? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड भी तो वही रहेगी। अगर साइन 0 है ना, ये सारे मल्टीप्लिकेशन है, साइन 0 प्लस 0, ये 0 जब इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो फोर्स 0 हो जाएगा। यस सर। सर लेकिन सर फार्मूला से तो मतलब बी 0 होता है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए सर ऑब्जर्व किया जाए फिर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगी। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो 0 है भी नहीं,
देखें जब इसको मल्टीप्लाई करना है ना हमने सारे फैक्टर के साथ, ठीक है, तो रिजल्ट हमेशा देखते हैं इसका रिजल्ट फोर्स है। जब इसने इस सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई होना है तो इसने जीरो नहीं होना, इस सारे फैक्टर ने जीरो होना है, यानी मतलब फोर्स ने जीरो होना है। इसका जी जो सर, ठीक जीरो होना है वो इन पर इफेक्ट नहीं करेगा, वो इस पे इफेक्ट करेगा। ये जो रिजल्ट है फोर्स जीरो सर होगी, ठीक बी जीरो नहीं होगी। सर 180 डिग्री के केस में भी लीनियर मोशन ही होगी ना? हाँ हाँ लीनियर, मैं वो मैंने ऑलरेडी इसलिए बोल दिया था कि लीनियर मोशन है, मैं लिखा नहीं था, मतलब दोनों ही लीनियर है, 90 पे सर्कल है, और अगर और एंगल होगा तो वो उसके लिए हेलिकल, हो जाएगी, हेलिकल या और स्पाइरल। हेलिकल है नहीं। बच्चे आप लोग ऐसा करें जरा चीजें लिखें, मैं आपको लिखवाता हूँ मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, और अगर आपके पास सर सेंट्रीपिटल फोर्स वाले पॉइंट तो वो लिख लें, वो साथ निकाल लें बेशक। सर स्क्रीन नहीं शो वो हो रही। लाइट चली, नहीं लाइट चली गई है ना, इसलिए स्क्रीन शो हो रही। ओके सर। मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसकी वजह से वर्क डन जो है वो जीरो होता है, ठीक है, पहली चीज। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क डन जीरो होता है। वर्क डन जीरो होने का मतलब है सिस्टम को एनर्जी, ना एनर्जी उसकी इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज करेगी, ठीक है। और उस पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ये ना नोट कर लें, मैं यहाँ लिखूँ। मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगी वो होगी क्यूबी भी, ठीक है। और इस केस में वर्क डन जो है वो जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। स्पीड जो है वो भी कांस्टेंट होगी, और उसके बाद वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। और मोमेंटम जो है वो भी चेंज होगा। इसका मतलब है कि ये बॉडी की वेलोसिटी मोमेंटम को चेंज करेगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, अगर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ चीजें वही वाली है सारी जो मैंने आपको लिखवाई थे सर, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, तो ये सही वही चीजें हैं सारी। लाइट फिर चली गई है, आप ये सब लिख लें, मैं दोबारा बोलता हूँ। वर्क डन जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, मतलब स्पीड कांस्टेंट होगी ना, यानी उसके स्पीड को चेंज नहीं करेगी मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एंटर हुआ है तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी पूरे सर्कल में। उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, और वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि हर हर पॉइंट पर जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, इस वजह से वेलोसिटी चेंज होगी और मोमेंटम भी चेंज होगा। ये सब चीजें आप लोग लिख लें, एक दो एमसीक्यू मैं आपको करवाता हूँ, उससे ज़रा आपको ये डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट जरा क्लियर हो जाएंगे, और डायरेक्शन भी और इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह के भी लाइट आने दें। सर ये सिलेबस में जो मेंशन्ड है पाथ फॉलोड बाय मूविंग चार्ज, पाथ फॉलोड बाय चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जी इसमें सिर्फ ये जो आपने रेडियस वाला बताया सर्कुलर ट्रेजेक्टरी सिर्फ इतना ही आएगा सर, या फिर इसमें ई ओवर एम भी आएगा, क्योंकि उसकी बेस भी वही है सर्कुलर ट्रेजेक्टरी और जो आपने बताया ई ओवर एम नहीं आएगा? ईओआरएम अगर होता तो नहीं नहीं, ईओआरएम होता तो मेंशन करते लास्ट में, ठीक है ना। ठीक है। बात सिर्फ ये देखना है कि लीनियर ये है 0 डिग्री 180 90 या इन बिटवीन 0 एंड 90 जो हेलिकल पाथ होता है, ये सिर्फ बेसिक ठीक है, बेसिक जो आपने याद रखना ठीक है सर, थैंक यू। है।
जी लाइट आ गई है। अच्छा जी, ये चीजें आप लोग देखना, इसके एक एमसीक्यू मैं आपको करवाता हूँ, तो उससे जरा आपको ये डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है। इसमें 2 चार्ज पार्टिकल एंटर हुए हैं, ठीक है, और उनकी जो ट्रैजेक्टरी है, एक ही ट्रैजेक्टरी ये वाली है m, ठीक है, वो इस तरह मूव करेगा, और एक जो है उसकी ट्रैजेक्टरी है ये वाली है, ठीक है। 2 पार्टिकल्स हमें नहीं पता कौन से हैं, उनकी ये ट्रैजेक्टरी इस एरो से शो की गई है। आपने ये बताना है पार्टिकल हैं कौन कौन से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल है। ये मैं ऑप्शन ज्यादा लिखूंगा जरा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन है, ई में है इलेक्ट्रॉन और म्यूऑन। म्यूऑन भी एक ऐसा पार्टिकल है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो आप इनमें से बताएं कौन सा ऑप्शन होगा। गौर करना है, सिंपल सा ही है, वेलोसिटी सेम है दोनों की, ठीक है। सेम वेलोसिटी के साथ एंटर हुए हैं, 2 पार्टिकल्स हैं, और ये इस तरह लिखना है एम एन, ठीक है। हमें इस तरह बताना है कि एम कौन सा है, एन कौन सा है। जी बताएं। सर चार्ली होगा। डेल्टा चार्ली डेल्टा होगा सर, डेल्टा डेल्टा चार्ली सर चार्ली चार्ली होगा होगा सर, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। सही, वेरी गुड, सही। मतलब अगर ये बाकियों में जो आपने बताया चार्ली और डेल्टा में से ऑप्शन तो एक ही है, दोनों में से ही है, लेकिन ये है कि सर चार्ली ठीक है। बल्कि सर चार्ली को उसका ऐसा पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा होता है चार्ज के मुकाबले। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसका मतलब डायरेक्शन का कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। देखें, अब मैंने फार्मूला लिखा था r इज इक्वल टू mv ओवर qv, ठीक है। वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो पहला 2 कॉन्सेप्ट अप्लाई है, एक डायरेक्शन के। आप ये देखेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं ना, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है दोनों पॉजिटिव पार्टिकल हैं। पहली तो ये कंडीशन है जिसमें ये भी खत्म, ये भी खत्म, इसका मतलब है इन दोनों में से रह गए, ठीक है। अब दोनों की ट्रैजेक्टरी डिफरेंट है, तो इसका मतलब है प्रोटॉन प्रोटॉन भी नहीं हो सकते। अब इनमें से कोई एक रह गया, ठीक है। सबसे पहले आपको q into v क्रॉस v से आपको ये सब चीजें, ये सारी एलिमिनेट आप कर देंगे। अब आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो हमने ये देखा है कि ये जो सर्कल बन रहा है बेसिकली, ये एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल, तो ये फॉर्मूला हम देखते हैं कि r जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, या अगर v कांस्टेंट है तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के। जिसका मास ज्यादा, इसका मतलब है उसको मैग्नेटिक फोर्स बड़ा स्लो करके उसको ना करवाती है, डिफ्लेक्ट करवाती है। जितना मास कम होगा उसको फुल डिफ्लेक्ट करवा देगी। तो जिसका मास इतना ज्यादा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ज्यादा, तो इसका मतलब है जो n जो है उसका मास m वाले से ज्यादा है। इस वजह से ऑप्शन जो होगा वो 4 यानी इसके सर मतलब सर वैसे तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी ज्यादा होता है। अल्फा पार्टिकल का मतलब रेडियस प्रोटॉन की निस्बत कितने टाइम ज्यादा होगा? नहीं, मैं बात सुनिए, देखिए यहाँ सॉल्व 2 टाइम्स होगा। अल्फा पार्टिकल के अगर मैस करते हैं, मैस इसका 4m हो जाएगा प्रोटॉन से, और चार्ज जो है वो 2 टाइम्स है, तो इसका जो रेडियस है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। जी सर, ठीक होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, चार्ज और मैस दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल होंगे। सर ये म्यूऑन का मतलब क्या केस होगा सर, कम होगा या ज्यादा होगा मतलब प्रोटॉन से? जो है अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे ना, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं तो फिर आपका ये ऑप्शन होता है सर। लेकिन अल्फा पार्ट जी सर बता दें आप सर जो बता रहे हैं। म्यूऑन जो है ये ऐसा पार्टिकल है ये जिस पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसका मास प्रोटॉन के मास से बहुत ज्यादा होता है। तो अगर ये इसी कंडीशन में ये एंटी क्लॉकवाइज होता है तो फिर ये ऑप्शन होता है। सर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन?
नहीं किसकी बात कर रहे हो आप? सर ऑप्शन ई की सर, मियोन का मतलब डबल मास ई इलेक्ट्रॉन से है या प्रोटॉन से? इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन से इसका मास बहुत डबल नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा है। ठीक है डबल सर अल्फा पार्टिकल का रेडियस तो ज्यादा प्रोटॉन से, लेकिन इसकी डिफ्लेक्शन कम होगी ना। अल्फा हाँ। पार्टिकल की डिफ्लेक्शन कम है और प्रोटॉन की डिफ्लेक्शन इसकी कम नहीं, डिफ्लेक्शन इसकी आहिस्ता आहिस्ता होगी, लेकिन एक पॉइंट और है कि इसकी डिफ्लेक्शन आहिस्ता होगी, लेकिन दोनों का सर्कल जो है वो एट द सेम टाइम जो है वो कंप्लीट होगा। एक उनका सर्कल पूरा करने का टाइम जो है वो एक ही होगा, सेम होगा। सर ये दोबारा समझा टाइम दिया पीरियड मतलब सेम होगा इनका, मतलब सर्कल कंप्लीट करने का टाइम पीरियड, यही आप कह रहे हैं सर? टाइम पीरियड सेम होगा, टाइम पीरियड इनका जो है वो किसी वेलोसिटी वगैरह पे डिपेंड नहीं करता। सारे टाइम पीरियड कैसे? टाइम पीरियड का भी तो वो मैथ और चार्ज पे डिपेंड तो करता है ना। टाइम पीरियड तो उसका ज्यादा होगा ना अल्फा पार्टिकल का 2 टाइम। मैथ्स और चार्ट पे कैसे डिपेंड करता है? आप कौन सी क्वेश्चन देख रहे हैं? सर 2 पाई m ओवर क्यूब आई थिंक। सर वैसे जनरल फार्मूला लिख लेना आप, नहीं, जो मतलब आप ये सर्कल है ना, सर्कल के लिए s इज इक्वल टू vt है। जी सर, ये बिल्कुल टाइम बिल्कुल पीरियड है s ओवर v। जी सर्कल सर, का ठीक है। डिस्टेंस है 2 पाई r 2 पाई और ये ओवर v। ठीक है। तो v सर इज r इक्वल की टू वैल्यू, अगर ये r की कांस्टेंट वैल्यू है पुट कर लेना mv ओवर क्यूब ही। 2 पाई सर mv r, जी सर, क्यूब v इनटू v, ठीक है। जी सर, v से कैंसिल हो जाएगा। जी सर। इसका मतलब एक मिनट है, इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, पहली चीज। एक मिनट है मेरा, ठीक है। और सर रेडियस पे भी डिपेंड नहीं करता। वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और जिसका आप मैथ देखें, अगर ये सारे ऑप्शन सारे हैं कांस्टेंट है, तो जिसका मैथ जितना ज्यादा होगा उसको टाइम पीरियड उतना टाइम ज्यादा लगेगा। इसमें यह है कि टाइम एक को ज्यादा लगेगा, एक को कम लगेगा। फॉर एग्जांपल सर्कमकमल होना ये वाला, एक पार्टिकल यहां से मूव करके, फॉर एग्जांपल यहां से उसने मूव करना स्टार्ट किया है, यहां से मूव करके यहां पर आया, सर्कमकमल किया उसने, उसका एक टाइम पीरियड है। एक दूसरा पार्टिकल है, उसका ये टाइम पीरियड यहां से यहां पे मूव करने का, ठीक है। तो रेडियस से क्यों इंडिपेंडेंट हो गए? रेडियस है तो सही इक्वेशन में 2 पाई r ओवर v। नहीं, आगे कैंसिल होगा ना, r v इज इक्वल टू r ओमेगा है ना। ये जब सर वो तो आपने r की वैल्यू पुट की है, लेकिन अगर आप r की वैल्यू ना पुट करें तो रेडियस के डिपेंडेंट है तो सही टाइम नहीं, पीरियड। अगर देखें बात सुने, अगर वो रेडियस चेंज होता है साथ v भी तो चेंज हो रहा है। v इज इक्वल टू r ओमेगा है ना, तो r ओमेगा v के अंदर भी है, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा है, तो r से फिर कैंसिल हो जाएगा। वो फैक्टर जो है वो आपने ये देखना है, इक्वेशन में अगर कोई वेरिएशन आ रही है तो उससे ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। फैक्टर कैंसिल होगा, इसका मतलब वो r या वो चीजें कांस्टेंट है। सर ये सर थर्ड वैसे पॉइंट भी अगर एक्सप्लेन हम कर दे कैसे किया। जनरली रेडियस को देखें भी तो सर, जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसको तो टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा ना सर्कल कंप्लीट करने में। जिस तरह सर अल्फा अगर हम अल्फा पार्टिकल को देखें तो अल्फा का जो है रेडियस वो ज्यादा है उससे, प्रोटॉन से, तो उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा है। इस इक्वेशन के मुताबिक भी अगर हम देखें 2 पाई m ओवर क्यूब भी। नहीं, हम रेडियस के हिसाब से नहीं देखेंगे या मैथ के हिसाब से देखेंगे। जी मैं उसी की नहीं, बात कर रहा रेडियस के हूँ। हिसाब से नहीं, वो असल में सर्कल उसका जो है वो बड़ा छोटा लाजमी होगा, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि एक ने इस पोजीशन से मूव करके इस पोजीशन में पहुंचना है, उसको जितना टाइम लगेगा, और एक ने अपने सर्कल को मूव करके इस तक जितना पहुंचना है, रेडियस दोनों के डिफरेंट होंगे लेकिन टाइम पीरियड सेम होगा, मैं ये कह रहा हूँ। एक जल्दी अपना सर्कल कवर कर लेगा, एक को मुझे यही बात नहीं समझ लग रही सर। देखें अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का रेडियस मतलब डिफरेंट है ना, तो आप कह रहे हैं कि इन दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा। मैथ्स और चार्ज दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं ना। वो सर उसका भी 2 टाइम रेडियस ज्यादा ही होगा, मतलब 2 टाइम टाइम पीरियड ज्यादा होगा। जी सर, डबल होगा डबल टाइम पीरियड। मतलब ये क्वेश्चन की है। वो वाला है ना।
अच्छा आप क्या क्या बात कर रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ कि टाइम पीरियड वो सिंपल टाइम पीरियड। मोहम्मद फहद फहद मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप क्या कह, आपकी आवाज कट रही है। नेटवर्क का मसला है। नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। ये दोबारा मुझे चले अहमद यार, मैं इसको देखता हूँ, ये यहाँ पर एक लॉजिक इसकी है, वो मैं आपको देख के ना कल आपसे डिस्कस करता हूँ। ये कोई इस तरह का ना पॉइंट है यहाँ पर, कोई ना कोई, शायद मैं तो गलती कर रहा हूँ, कोई पॉइंट है कि टाइम पीरियड का इनके साथ रिलेशन है, वो जो सेम है टाइम पीरियड। मैं ना आपको देख के बताऊंगा कल, मैं डिस्कस Is करूंगा the आपसे। time something that we have to know though for this unit for magnetic field force? एक मिनट ठहरिएगा। मैं तो शुक्र है अंग्रेजी और ना है। अहमद आप मुझे याद करवाना है कल पॉइंट ना डिस्कस करने के, यार एक चीज है सही, वो मतलब यहाँ पे नोट्स में नजर नहीं आ रही, मुझे कल बताना, कल इसको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है? सर ये जो पीएमसी के सिलेबस में 3rd और 4th पॉइंट है सर, आज आपने वो दोनों कंप्लीट करवा दिए या वो लास्ट वाला भी रखता है? कैसे? सर जो पीएमसी के सिलेबस में लिखा हुआ है ना, तो सर 3rd पॉइंट है डिस्क्राइब क्वांटिटेटिवली द पाथ फॉलोड बाय चार्ज पार्टिकल हार्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और सर सेकंड है फोर्स में बी एक्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल। सर ये दोनों, हाँ जी ये दोनों हो गए। देखें क्वांटिटेटिव में इक्वेशंस आ जाती हैं, ठीक है ना, क्वांटिटी इक्वेशन से आती है, ये इक्वेशन हमने डिस्कस कर ली। और चार्ज जो पार्टिकल लिखा हुआ है ना सर, मे एक्ट का मतलब वही है कि अगर एंगल 0 डिग्री है, 180 डिग्री है, या पार्टिकल पे चार्ज है ही नहीं, तो फोर्स एक्ट नहीं करेगी। अगर चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल हॉट इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। सर ये हॉट सर बुक में तो नहीं है। चार्ज पार्टिकल की क्या लिखा है सर? हॉट इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड। स्पेलिंग क्या है सर? HOT पार्टिकल हॉट। वो हॉट नहीं है, वो शॉर्ट है, एस मिसिंग है वहाँ पे, SHOT शॉर्ट हो जाएगा। हॉट मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकती, मैग्नेटिक फील्ड शॉर्ट इनटू वो हमने वैसे डिस्कस कर लिया ना कि जब एंटर करते हैं उसे। अच्छा जी, ये एक पॉइंट रह गया, ये इंशाल्लाह हम कल डिस्कस कर लेंगे, वो टाइम पीरियड का, वो कोई ना कुछ में है से रिलेशन। तो बाहर आज उसको हमने स्टार्ट करना है, बेशक वो एक इसका टॉपिक पढ़ा जाए, पढ़ना जरूर है। ये मैं अब एब्रिविएशन में लिखूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसका जरा बेसिक मैं आपको बताता हूँ थीम क्या है। ऑर्स्टेड एक साइंटिस्ट था, ठीक है, इसने डिस्कवर किया था कि जब भी करंट किसी जगह से पास होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये ऑर्स्टेड ने कहा था कि करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ऑर्स्टेड से पूछा गया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या वो भी करंट प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। ऑर्स्टेड के पास कोई आंसर नहीं था, ठीक है। और उसके बाद दो साइंटिस्ट थे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसका आंसर यस, और दो साइंटिस्ट थे, मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूँ, टाइम अब थोड़ा है। एक था जोसेफ हेनरी, वो अमेरिका से था, और एक था ये फैराडे, ये यूके से था। ये दोनों इसके साथ थीम इस तरह था कि दोनों इस मीटिंग में बैठे थे, दोनों ने कॉन्सेप्ट देखा करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस कर सकती है। इस पर जाके इन्होंने रिसर्च की थी, और रिसर्च के बाद दोनों ने ये शो किया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है, ये प्रोसेस जो है ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये सारी जो है ना लाइन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, और मैग्नेटिक फील्ड ने जो करंट प्रोड्यूस करना है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है, ठीक है। और दोनों ने प्रूव कर लिया था। यूके वाला जो फैराडे था उसने अपने पेपर को पहले पब्लिश कर दिया, दुनिया को पहले दिखा दिया था कि जी मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है। इस वजह से फैराडे का नाम जो वो आगे आ गया, और हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो बेस है वो फैराडे ने रखी है, ठीक है। तो असल में अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती क्या है, मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस करती है कैसे।
फैराडे ने सबसे पहले इस चीज को एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि जो फ्लक्स है ना, जब फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ईएमएफ बेसिकली वोल्टेज है और वो ईएमएफ या वोल्टेज करंट को आगे ड्राइव करवाएंगे। तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होकर ईएमएफ इंड्यूस करेगा, वो ईएमएफ जो है आगे करंट को डिराइव करवाएगी। तो जो ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। वही सारी प्रॉपर्टीज है। इंड्यूस का वर्ड इसलिए है कि उसका जो तरीकाकार डिफरेंट है, ठीक है, ये बैटरी वाली ईएमएफ नहीं है, इस वजह से इसको इंड्यूस कहा। और उस ईएमएफ ने जो करंट को ड्राइव करवाना है वो करंट बेसिकली क्या कहलाएगा, इंड्यूस्ड करंट। नाम का डिफरेंस है सिर्फ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है इस लाइन पर फोकस करती है कि फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगी, ठीक है, ये चेंज ईएमएफ इंड्यूस करेगी, ठीक है, और ये ईएमएफ आगे करंट को पास करवाएगी, ड्राइव करवाएगी, मूव करवाएगी, चार्जेस को मूव करवाएगी, ठीक है। चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन ईएमएफ, दिस ईएमएफ विल ड्राइव द करंट इन द क्लोज्ड सर्किट। और ये चीज की थी फैराडे ने, और ये लॉ जो है फैराडेज लॉ कहलाया था। फैराडेज लॉ जो है वो है E, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस n नंबर ऑफ टर्म्स है, एक कॉइल का नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ये है जी फैराडेज लॉ। इसका मतलब है कि चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है ये इंड्यूसेस ईएमएफ। फ्लक्स जितनी जल्दी चेंज होगा, जितना ज्यादा चेंज होगा, ठीक है, ये क्वांटिटी फ्लक्स की है, टाइम है। फ्लक्स जितनी जल्दी चेंज होगा, जितना ज्यादा चेंज होगा, ईएमएफ उतनी ही ज्यादा इंड्यूस होगी, ठीक है। और उसके अलावा फ्लक्स को चेंज करने के तरीके, मैग्नेटिक फ्लक्स है फॉर एग्जांपल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, फ्लक्स को जो चेंज करने के जो कुछ प्रोसीजर हैं, तरीकेकार हैं, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। इसके ना न्यूमेरिकल में आपको एमसीक्यू दूंगा 2, वो एमसीक्यू जब आप लोगों ने घर से सॉल्व करके मुझे कल उसके आंसर बता दिया है। मेरे पास अभी टाइम नहीं होना, नहीं तो आज डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं लिखना जरूर है मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कैसे करना है। relative motion between magnet and coil, ठीक है। ये कॉइल है, मैग्नेट है, मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल लेकर जाएं, वेव फ्रॉम द कॉइल लेकर जाएं, ईएमएफ इंड्यूस होगी क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा। ये रेस्ट पे है, आप कॉइल को टुवर्ड्स द मैग्नेट लेकर जाएं, अवे फ्रॉम द मैग्नेट लेकर जाएं, फिर भी फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी। कोई दोनों की कोई ना कोई मोशन होनी चाहिए, दोनों रेस्ट पे होंगे, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, कोई एक मोशन करेगा तो ईएमएफ जो है इंड्यूस होगी, ठीक है। दूसरा है चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल। कॉइल का एरिया चेंज करते हैं, क्या मतलब, देखिए फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैंने ये कॉइल रखी हुई है, ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है। मैं इसे कंप्रेस कर देता हूँ, कंप्रेस कर लें, स्ट्रेच कर लें, मैं कंप्रेस करता हूँ, ये कंप्रेस होने के बाद इतनी रह जाती है, एरिया किसका चेंज हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब एरिया चेंज होगा, जैसे एरिया चेंज हुआ इसका मतलब पहले 6 फील्ड लाइन जब 3 हो गई तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड है चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल। एरिया ऑफ कॉइल चेंज करने से चेंज में उसको आप इंक्रीज कर लें, डिक्रीज कर लें, फ्लक्स चेंज होगा। तीसरा है रोटेशन ऑफ कॉइल, ये हम पढ़ेंगे एसी जनरेटर में, ठीक है। एक कॉइल है, 2 मैग्नेट्स के दरमियान पड़ी है, रोटेट करती है, उसके रोटेशन की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। और ये एसी जनरेटर में ये प्रोसेस होता है, ये भी कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह तफसील से। उसके बाद है म्यूचुअल इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्शन है, हमारे कोर्स में तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ।
म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। और एक आखिरी है बाय चेंजिंग करंट। आप सर्किट में करंट को चेंज करते हैं, करंट को चेंज कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर दें या अगर वो लगाया रियोस्टेट है तो रियोस्टेट की मदद से आप करंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप करंट को चेंज करेंगे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, करंट चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। चेंज का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी भी कॉइल में से या कम हो या जो पास कर रही है कम पास करें या ज्यादा पास करें, ये चेंज है, ठीक है। तो ये वो तरीकाकार है, वो मेथड है जिनसे आप फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फैराडेज लॉ है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये फ्लक्स के चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो चेंज इन फ्लक्स है उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। और ये n नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। कॉइल पर नंबर ऑफ टर्न्स आपने सिर्फ लपेट देते हैं, रैप कर देते हैं, जो जितने टर्न्स आप देंगे वो n है। माइनस साइन क्या है, माइनस साइन हम कल डिस्कस करेंगे। ये लेंस लॉ है, ये क्या है हम कल डिस्कस करेंगे। अभी हम इसके कुछ एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस कर लें ताकि ये फार्मूला हमारा हमें क्लियर हो जाए। बल्कि अभी 10 मिनट है, अगर आप अभी इसके आंसर दे देंगे तो ठीक है, अभी डिस्कस हो जाएगा, नहीं तो ये इसके बाद उसको आप लोग अपनी असाइनमेंट समझ लीजिएगा। ठीक है, ये सिंपल सा ही है, इसको करें। एक थोड़ा टेक्निकल होगा, उसमें मैथमेटिक्स तरफ ज्यादा होगा, एक दो मतलब टेक्निकल का मतलब है उसमें एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, ठीक है, इस वजह से मैं टेक्निकल कहता हूँ। तो एक वो भी हम सॉल्व करते हैं। ये मैंने सबको ऑन कर दिया है। फर्स्ट वाले का तो चार्ली है जी सर, 9 वोल्ट्स। चार्ली 9 वोल्ट आंसर है। चार्ली ये पेयर्स में और टाइम सेकंड में, ठीक है, ऐसा यूनिट्स में सारा कुछ।
सर आपने चेंज इन फ्लक्स के बाद क्या लिखा हुआ है? इन वेबर, उसका मैं यूनिट बताया आपको जी। ये दो शाबाश करते हैं, इससे ये हमारा जो लेवल बेसिक्स है ना सारे इंशाल्लाह इसमें कवर हो जाए। पहले का चार्ली है ठीक है, और दूसरे को सॉल्व करें शाबाश। सर बीटा तो नहीं है इसका? करें ना, सॉल्व कर लिया सॉल्व आपने? जी सर। हाँ सर। ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी करें 2 मिनट दे रहा हूं मैं भी आपको। ठीक है, इसका चार्ली उसका बीटा, और किसी ने किया हो? सर जी आपने y एक्सिस पे करंट दिया हुआ है 4। हाँ जी, करंट एम्पियर्स में है और टाइम सेकंड में है। सर इस सेकंड वाले का बीटा बीटा ऑप्शन है, अच्छा जी ठीक है, वेरी गुड। करें अभी शाबाश। और अहमद, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर। ये जो दूसरा है ना, मैं आपको सर 4 आंसर आया। ये अच्छा वो सारे 4 कह रहे हैं, ये जरा गौर करें, ये 4 आंसर नहीं है इसका। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। टाइम में क्या लिखा हुआ है? 0.1। तो ये जरा आप लोग ना दोबारा इसको देखें, गौर करें इस पे। आंसर 4 नहीं है, मैं इतना बता देता हूँ, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, आप लोग पहुंचे वहां तक। ये जो आईटी का ग्राफ है ये क्यों दिया गया, ये सोचें जरा। थोड़ी सी कोशिश करें। जी सर। सर वो सर आर वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे आई दिया हुआ है, y एक्सिस पे दिया हुआ है। नहीं वो तो कोई नहीं, आईटी वो तो कोई मसला नहीं है, आप जरा इस पे गौर करेंगे। सर 1 मिनट, इसका आंसर 4 नहीं है, मैं ये बता दूं चार्ज नहीं दे। जी। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद वहां तक अप्रोच करें, इन लड़ाई। आंसर इसका बी नहीं है, बस इतना मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप लोग बताएं। इसका दोबारा जरा इसको गौर से देखें। सर 40 मेरे पास आंसर। क्या है? सर 40 नहीं, आंसर तो वैल्यू में ना, वेबर में आना है ना, इनमें से कोई एक है, बी नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ बी नहीं है। थोड़ा सा इस पे गौर करें, ये जो आपको ग्राफ दिया गया है ना आईटी का, इससे आपने अब ये ग्राफ की एक प्रॉपर्टी अप्लाई लाजमी करनी है। चलो मैं ये भी हिंट दे रहा हूँ। सर अल्फा है। अल्फा है, ठीक है। हाँ जी, और किसी ने किया हो दूसरा एमसीक्यू सॉल्व? साद आपने किया है? सर मुझे भी अल्फा लग रहा है, वो आप एवरेज करंट की बात कर रहे हैं। बस करंट फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड इस सारे ड्यूरेशन में 0.1 सेकंड में। सर मेरे ख्याल से अल्फा बनना चाहिए इसका। ठीक है, सही है। चलें, टाइम थोड़ा है, मैं अब यार ये पहले आपको बता दूं, देखें। अरे ऐसे तो नहीं करना कि मतलब चार्ज निकालना हो ग्राफ से, इसके एरिया से? बिल्कुल नहीं, मैं पहले इसको ये बता देता हूँ आपको, पहले इसको डिस्कस करते हैं, वो तो सिंपल सा हो जाएगा। ये देखें, हमने मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स हमने फाइंड करना है, रेजिस्टेंस भी है हमारे पास, ठीक है, करंट इंड्यूस है, इसका मतलब है कि ये फ्लक्स के चेंज की वजह से हुआ है, तो ईएमएफ का फार्मूला लगेगा -n, ठीक है, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ठीक है। n नंबर ऑफ टर्म्स है नहीं, आप n को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और क्योंकि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ये भी फाइंड यूज करेंगे मैग्नीट्यूड के केस में, ठीक है। अगर उसने मैग्नीट्यूड का भी माइनस साइन नहीं यूज करते, डेल्टा फाई हमने यूज करना है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू आ जाएगा e और डेल्टा टी, ठीक है। E जो है बेसिकली ईएमएफ या वोल्टेज है, V इज इक्वल टू IR है, तो E इज इक्वल टू भी IR है, तो आप E की जगह लिख देंगे IR, ये लिख लेंगे डेल्टा टी, लिख लेंगे T, लिख लेंगे इज इक्वल टू डेल्टा फाई। यहां तक बच्चों बात समझ आई आपको? जी सर, लग गई है समझ। यस सर। अब इस सारे ग्राफ का पर्पस क्या है, देखें, R की वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाई बाय साथ आता है IT, ठीक है, ये I है, ये T है। आप अगर IOT को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी IOT जो आपने फाइंड करना है, ग्राफ की किस प्रॉपर्टी से आप फाइंड करेंगे? IT आपने फाइंड करना है सर एरिया एरिया अंडर कर्व से। अब यही मैं कह रहा था आपको, क्यू फाइंड करेंगे ना उससे।
मतलब ग्राफ से क्यू कर फाइंड लें, करेंगे। उससे कर लें, या एरिया अंडर कर्व आप अप्लाई करेंगे इस पर। ये इसके अंदर एक ना टेक्निकल पॉइंट था कि असल में सर वो एरिया जो होगा वो होगा तो क्यू ही ना है, वही चीज नहीं, एरिया अंडर कर्व क्यों नहीं आएगा, वो तो इसकी आ जाएगी स्लोप आएगी क्यू। सर, कैसे स्लोप स्लोप नहीं आएगी, स्लोप ही नहीं आएगी। एरिया ही है एरिया से तो वाई और चार्ज आएगा। एक्स को आई टी मल्टीप्लाई क्यू आ करेंगे जाएगा, तो आप चार्ज एरिया आएगा। अंडर कर्व उसको मल्टीप्लाई कर लें, या आप इस पर इसका वो अप्लाई करें एरिया अंडर कर्व, ये ट्रायंगल बन रही है, ठीक ये है। सर 1/2 बेस इनटू क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1। अब इसको सॉल्व करें, वो क्यू फाइंड कर लें, या असल पॉइंट सिर्फ ये था जो ग्राफ है ना, ग्राफ का मतलब ये था कि या स्लोप का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा या इस पर एरिया अंडर कर्व का अप्लाई होगा। तो फार्मूला ने हमें बताया आई टी से इस पर एरिया अंडर कर्व अप्लाई होना है, ठीक है। वो आप लोगों ने जो 4 आंसर बताया वो आपने आईओटी की डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके आपने बताया। तो जी ग्राफ में सर हमेशा याद रखिए, ग्राफ में याद रखिएगा कि वो या तो कर्व से हो, उससे होगा स्लोप से, या एरिया अंडर कर्व से होगा। जी और इसको देख लें, तो आंसर अल्फा है ना? आंसर इसका अल्फा है। बात समझ आ गई ना आपको, मतलब ये एक टेक्निकल पॉइंट ये ग्राफ का था इसमें, ठीक है। यस सर, समझ आ रही। इसमें देखें माइनस एन है नहीं, डेल्टा 5 फाइनल कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल 0.1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर ले तो इसका आंसर 4 ही बनेगा। सर लेकिन यहाँ पे क्यू तो फाइंड नहीं हो सकता सर, क्यू और टी की वैल्यू जो दी हुई है ना सर, क्यू इज इक्वल टू आई टी और आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी, सर वो तो डायरेक्ट रिलेशन में होता है सर, यहाँ पे तो नहीं बनेगा। जब भी देखें, जब भी आपने देखें आईटी है ना, ग्राफ है, जब भी ग्राफ आएगा ना और ग्राफ में ये दोनों क्वांटिटीज आईओटी आ रही हैं, तो इसका मतलब है ग्राफ आपको ये बता रहा है कि आपने कुछ ना कुछ स्लोप से या इसके एरिया अंडर कर्व से कुछ ना कुछ आपने फाइंड करना है, ठीक है। ये चीज वो आपको ग्राफ समझाना चाह रहा है। आप ये कह सकते हैं कि जो आईटी है ना, ये जो सारी जगह है, ये आपको किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रही है, ये सारी जो जगह है इसमें कवर की, वो आपको चार्ज की इंफॉर्मेशन दे रही है। लेकिन जब वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर आप एरिया अंडर कर्व लगाएंगे इसके ट्रायंगल से। सर ये ठीक है सर, एरिया में तो मल्टीप्लाई होगा ना तो आई टी हो जाएगा सर, अगर स्लोप होता फिर हम डिवाइड करेंगे। स्लोप होता है वो आई बाय टी आना था। देखें आपको जो फॉर्मूला है उसमें आई और टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब एरिया अंडर कर्व फाइंड करना होता है, ठीक है। आईटी की सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको बता रही है कि ये वैल्यू जो है ना, ये जगह चीज आपको चार्ज की इंफॉर्मेशन दे रही है, लेकिन आपने आईटी की इंफॉर्मेशन नहीं दी। आईटी की इंफॉर्मेशन वो एरिया अंडर कर्व से आएगी। सर ठीक है, समझ आ गई। सर सर अगर यहाँ पे सर्कल यूज हो करना सर फिर कौन सा फार्मूला यूज होगा? क्या चीज? सर अगर सर्कल हो सर फिर एरिया कैसे फाइंड होगा सर, मतलब पाई आर अगर स्क्वायर, सर्कुलर फॉर्म में हो ये? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से होगा। सर अगर इस ग्राफ की स्लोप हम कैलकुलेट करें तो वो कोई क्वांटिटी के बराबर बनती है, कोई क्वांटिटी आती है वैसे? नहीं बनती यार, एम्पेयर पर सेकंड में क्वांटिटी नहीं बनती मेरा ख्याल है। जी सर ठीक हो। अच्छा जी, अच्छा एक एमसीक्यू मैं आपको और करवाता हूँ, ये लिख देता हूँ, इसको सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा, इसका मैं आंसर भी बता देता हूँ, ठीक है। ये भी जरा फ्लक्स का एलिमेंट है, जरा आपका ना ईएमएफ का जरा क्लैरिटी आपको हो जाएगी। ये लिख लीजिएगा जल्दी से, ए कॉइल हैज, मैं जल्दी में लिख लें, कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स है 200, ठीक है, और एरिया जो है वो है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं
इसमें ये जो ये वाला जो एमसीक्यू होता है ना वो वाला है या ये वाला है, ये ऐसे एमसीक्यू है जिसमें दो कम से कम 2 से 3 चीजें आपकी अप्लाई हो रही होती हैं। इसलिए इनमें किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो लास्ट में डिस्कस किया करें। इंड्यूस्ड ईएमएफ की आपने वैल्यू बतानी है। सर जी अब एरिया को चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करके स्क्वायर देंगे सर ओवरऑल वैल्यू का। देखें आप क्या, मैं देखता हूँ वो क्या करते हैं। सेंटीमीटर 70 है ना, ये 70 है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो करें इसको, देखें क्या बनता है। सर फार्मूला तो यही होगा, E is equal to n a dot b sin theta divided by t, डॉट नहीं होगा, a b sin वो तो theta। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन इसको आप सॉल्व करें ना जरा। बच्चे ये अब मुझे कल बताइएगा इसका आंसर, ठीक है? सर जीरो होगा और से पढ़ के मुझे बताइएगा। सर sin 180 जो हो गया सर, फिर तो 0 हो जाएगा सर परपेंडिकुलर तो थीटा 90 डिग्री। ठीक है, सर फिर तो 1 थी वैल्यू, 180 हुआ तो 0 हो जाएगा। एक मिनट मेरी भी सुन लें। ये स्टेटमेंट लिख लिया ना सबने, इसको आपने गौर से देखना है, इसको समझना है, इसका आपने आंसर फाइंड करना है, ठीक है? और इसका कल मैं आपको एक ये वाला पॉइंट है, ये इसका सोल्यूशन मैं आपको कल बता दूंगा क्योंकि लेक्चर हो गया, और एक वो जो टाइम वाला जो था ना पॉइंट वो भी डिस्कस कर लूंगा। तो कल इंशाल्लाह ताला ये डिस्कस करके लेंस लॉ, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, और ये कल कंप्लीट होगा और कल कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, और सर आंसर बताते रहे। नहीं ये अभी आप लोग दिमाग लड़ाएं इस पे, आंसर 0 भी हो हमें सकता तो है, zero C में से भी लगता है। हो सकता है, ये आप लोग देखेंगे, ये मैं कल बताऊंगा। अभी पिक्चर अभी बाकी है, अभी आप लोग खुद पे इस पे गौर करें जरा। सर आंसर्स दिखा देंगे जरा पीछे क्या क्या लिखे हुए हैं? 84 आंसर इसका 8.4 इसका है, 8.4 है, 8.4 है इसका आंसर मेरे ख्याल से। 8.4 चलेंगे, कुछ ने 0 का है, कुछ ने 8.4 का है, तो ये कल इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके।